दोस्तों टेक प्रेमियों नमस्कार। हम सब चैट जीपीटी जैसी चीजें रोज इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये मैसिव एआई इंजिन्स असल में काम कैसे करते हैं? तो आज हम हुड के नीचे जाएंगे और देखेंगे कि ये पूरा जादू चलता कैसे है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे एलएलएम ऑप्स से, जो कि कंट्रोल रूम है। फिर हम इंजन यानी ट्रांसफॉर्मर के जादू को समझेंगे। फिर मॉडल की मेमोरी, उसको स्मार्ट बनाने का जुगाड़, और हाँ, एआई की दुनिया के एक स्याह पक्ष यानी बायस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले एलएलएम ऑप्स। देखो, इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बहुत अलग है। एलएलएम ऑप्स वो पूरा सिस्टम है, वो मिशन कंट्रोल है जो इन एआई बीस्ट्स को प्रोडक्शन में सही सलामत चलाता है। इसमें मोटे तौर पर 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है सैंडबॉक्स। ये हमारा प्लेग्राउंड है जहां हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रॉम्प्ट्स ट्राई करते हैं, फाइन ट्यूनिंग करते हैं। फिर आता है रनर। ये क्वालिटी चेक स्टेज है। यहीं पर CI/CD से कोड को टेस्ट करके डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार किया जाता है। और आखिर में आता है प्रोडक्शन, मतलब लाइव शो, जहां मॉडल असली यूजर्स को सर्व करता है। पर असली काम तो मॉडल के लाइव होने के बाद शुरू होता है। इसमें कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि डेटा ड्रिफ्ट, मतलब दुनिया बदल गई और मॉडल का ज्ञान पुराना पड़ गया, या फिर प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे सिक्योरिटी अटैक्स, और हाँ, हैलुसिनेशंस भी, जब मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत या बकवास जवाब देता है। इन सब पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। चलिए अब कंट्रोल रूम से निकलकर सीधा इंजन रूम में चलते हैं। आज के जितने भी मॉडर्न एआई मॉडल्स हैं, उन सब के दिल में एक ही चीज धड़कती है, और वो है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। 2017 में एक रिसर्च पेपर आया जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड, और बस इस एक पेपर ने एआई की पूरी गेम ही बदल दी। इसने पुराने सीक्वेंशियल तरीकों को हटाकर एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म दुनिया के सामने रखा। ये रहा वो आइकॉनिक डायग्राम। देखो, इसमें 2 मेन हिस्से हैं। लेफ्ट साइड पर है एनकोडर, जिसका काम है आपके दिए हुए इनपुट को समझना, और राइट साइड पर है डीकोडर, जो उस समझ के आधार पर नया आउटपुट जनरेट करता है। सिंपल है, एक समझता है, दूसरा बोलता है। तो ये सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म ही असली जादू है। यही वो चीज़ है जो मॉडल को बताती है कि एक सेंटेंस में किस वर्ड पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि उसका सही मतलब समझ में आए। इससे कॉन्टेक्स्ट की एक गहरी समझ पैदा होती है। अच्छा, इन मॉडल्स की परफॉर्मेंस कोई रैंडम चीज़ नहीं है। ये कुछ नियमों से चलती हैं जिन्हें कहते हैं स्केलिंग लॉज। मतलब इसके पीछे प्रॉपर मैथमेटिक्स है, एक प्रिडिक्टेबल पावर लॉ है। बेसिकली परफॉर्मेंस 3 चीजों पर स्केल होती है: मॉडल का साइज यानी उसके पैरामीटर्स, डेटा सेट का साइज, और कंप्यूट पावर। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इन तीनों को एक साथ एक बैलेंस में बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉडल बड़ा कर दिया और काम हो गया। उसे खिलाने के लिए उतना ही ज्यादा डेटा भी चाहिए। और इसी एक ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से कई तरह के मॉडल निकले हैं, जैसे बर्ट, जो सिर्फ एनकोडर इस्तेमाल करता है और कॉन्टेक्स्ट समझने में माहिर है। दूसरी तरफ है जीपीटी, जो सिर्फ डीकोडर यूज करता है और टेक्स्ट जनरेट करने का बादशाह है। और T5 जैसे मॉडल हैं जो दोनों को यूज करके ट्रांसलेशन जैसे काम करते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, मॉडल को वो जानकारी कैसे दें जिस पर उसे ट्रेन ही नहीं किया गया? मतलब नई या बाहरी नॉलेज कैसे दें? ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी डिबेट है। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट विंडो, जैसे जेमिनाई 1.5 प्रो। इसमें आप पूरी की पूरी किताब ही प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो। ये पावरफुल तो है, पर बहुत स्लो, एक्सपेंसिव, और इसमें लॉस्ट इन द मिडल की प्रॉब्लम भी आ सकती है। दूसरा तरीका है रैग, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये एक तरह का ओपन बुक टेस्ट है। ये पहले डेटाबेस से सिर्फ रेलेवेंट जानकारी निकालता है और फिर उसे प्रॉम्प्ट में डालता है। ये तेज है, सस्ता है, और प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए ज्यादातर यही बेहतर अप्रोच है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा मॉडल है और आपको उसे अपने किसी खास काम के लिए कस्टमाइज करना है। अगर आप उसे पूरा फाइन ट्यून करने बैठ गए तो भैया जेब खाली हो जाएगी। यहीं पर काम आता है पेफ्ट, जिसे हम अपना स्मार्ट जुगाड़ कह सकते हैं। पेफ्ट यानी पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल है। मॉडल के अरबों पैरामीटर्स को अपडेट करने के बजाय ये सिर्फ कुछ हजार या लाख पैरामीटर्स को ही अपडेट करता है, जिससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट और स्टोरेज दोनों बचते हैं।
और PEFT की सबसे पॉपुलर टेक्निक है LoRa। ये क्या करता है कि ओरिजिनल मॉडल के वजन को फ्रीज कर देता है और उसमें छोटे छोटे ट्रेनेबल अडेप्टर्स लगा देता है। इससे चेक पॉइंट का साइज, मतलब मॉडल की सेव फाइल का साइज 10,000 गुना तक कम हो जाता है। सोचो, जो फाइल जीबीज में थी वो अब एमबीज में आ जाती है। और फिर आता है QLoRa, जो LoRa से भी एक कदम आगे है। इसने तो गेम ही बदल दिया। इस टेक्निक की वजह से अब 65 बिलियन पैरामीटर वाले विशाल मॉडल को एक सिंगल 48 GB GPU पर फाइन ट्यून किया जा सकता है। ये एक क्रांति है। अब एक थोड़े सीरियस लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, मॉडल वही सीखते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। वो अपने ट्रेनिंग डेटा का आईना होते हैं, और अगर डेटा में ही खामियां हैं तो वो मॉडल में भी आ जाती हैं। LLMs को इंटरनेट के विशाल डेटा पर ट्रेन किया जाता है, और इंटरनेट इंसानी बायसेस से भरा पड़ा है। इसका एक खतरनाक उदाहरण है मेडिकल बायस। अगर एक AI को सिर्फ एक ही तरह के लोगों के डेटा पर ट्रेन किया जाए तो वो दूसरों के लिए बहुत खराब मेडिकल सलाह दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो SDOH यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को नहीं समझता। मतलब वो ये नहीं समझता कि किसी की सेहत पर उसकी आमदनी और वो कहाँ रहता है, इन चीज़ों का भी असर पड़ता है। चलिए, रैप अप करने से पहले एक फाइनल कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। देखिए, NLP नाम की दो चीज़ें हैं। एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फील्ड है, ये हमारा टॉपिक है। और दूसरा है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि साइकोलॉजी से जुड़ा एक सूडो साइंटिफिक अप्रोच है। इसका AI से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब कोई NLP बोले तो पूछ लेना, AI वाला या साइकोलॉजी वाला। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये इंजन कैसे बनता है और कैसे काम करता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, हमने इंजन तो बना लिया है, पर हम इस गाड़ी को चला कहाँ रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।